Hello student, I am Shivam Dubey. Welcome back with another video. First question is a trust fund has 30,000 that must be invested in two types of bonds. दो टाइप के बॉन्ड हैं, 30,000 का अमाउंट इन्वेस्ट किया है. फर्स्ट बॉन्ड में 5% इंटरेस्ट मिलता है और सेकेंड बॉन्ड में 7% का इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है और डिटरमाइन करना है कि जो दो टाइप के फंड है उनमें किस तरह से डिवाइड किया जाए 30,000 को, है ना. कि ट्रस्ट जो फंड है वो एनुअली टोटल इंटरेस्ट फर्स्ट केस में 1800 थे और सेकंड केस में 2000 थे. मैं फर्स्ट केस लेता हूं. फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. तो 30,000 को टू टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है. तो मैंने सपोज कर लिया फर्स्ट में कर रहा होगा x, तो सेकंड में कर रहा होगा 30,000 माइनस x. ठीक है. टोटल अमाउंट अगर 30,000 है, एक को x सपोज कर लो, तो सेकंड ऑब्वियस सी बात है 12th क्लास में हो तो ये आइडिया होगा कि सेकंड 30,000 माइनस x होता है. अब जो इंटरेस्ट रेट है वो रिस्पेक्टिवली 5% और 7% है, तो ये 5% और 7% ले लिया. ध्यान रखो, जब भी कॉस्ट का अमाउंट का किसी इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है, कोई भी हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, तो उस केस में एक रो मैट्रिक्स लेते हैं, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं और रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई होता है. फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो 7% था. आप मल्टीप्लाई इसमें जिस तरह से करेंगे तो उससे समझ में आएगा कि x का 5 के साथ जाएगा और ये जो सेकंड अमाउंट है 30,000 माइनस x, ये 7% के साथ मर्ज करेगा, मल्टीप्लाई होगा. और इससे हमें जो वैल्यू है वो फर्स्ट केस में कितना मिलना चाहिए, 1800 मिलना चाहिए. ठीक है. अब ये जो मैट्रिक्स है इसको चेक कर लेते हैं. 1 क्रॉस 2 है, 1 रो है और 2 कॉलम है. ये क्या है, 2 रो है और 1 कॉलम है. हॉरिजॉन्टल रो होती है, वर्टिकल कॉलम होती है. देखो, मीन सेम होते हैं तभी मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स आती है, जो एक्सट्रीमिटीज से बचता है, जो एंड वैल्यू से बचता है, वो ऑर्डर आ जाता है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद. तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, x इंटू 5% प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 माइनस x का 7% के साथ मल्टीप्लाई होगा. ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आ जाएगी, जिसे सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं, और राइट हैंड साइड में भी सिंगलटन मैट्रिक्स है. बिल्कुल सही. अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं. 5% का मतलब 5x अपॉन 100, 30,000 माइनस x 7% का मतलब 7 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800. सिंप्लीफाई करूंगा, एलसीएम लूंगा, 100 एलसीएम आएगा, 5x प्लस 3 7 या 21, 2,10,000 और माइनस 7x इज इक्वल टू 1800. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, देन 5x माइनस 7x माइनस 2x प्लस 2,10,000 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 2 3 4 4 0 आ जाएगा और 18, यानी ये आ गया 1,80,000. ट्रांसपोजिशन किया, 2x पॉजिटिव हो गया, 2,10,000 माइनस 1,80,000. तो यहां से जो हमें x की वैल्यू मिलती है वो 30,000 और 2 मल्टीप्लाई में था, अपॉन में आ गया, मतलब 15,000 पर इन्वेस्टमेंट होगा. पर इन्वेस्टमेंट, पर हेड इन्वेस्टमेंट होगा. तो दोनों कितने कितने में इन्वेस्ट करेंगे, 15,000 15,000, क्योंकि एक 15,000 होगा, सेकंड 30,000 में से 15,000 को माइनस करेंगे, वैल्यू इससे भी 30,000 आ जाएगी. ये इसका एक पार्ट हो गया. सेम एज सेकेंड पार्ट भी होगा, 2000 है उसमें. तो आप इसमें क्या करेंगे कि सेम सॉल्विंग इसी टाइप से करेंगे, 1800 की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2000 और सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं. मुझे लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप से कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखते हैं. ये एक मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन दिया है, P बाई प्लस W बाई, P का ऑर्डर गिवन है, P का ऑर्डर है P क्रॉस K. मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, P क्रॉस K.
ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ही आइडेंटिफाई करना है, ऑर्डर के लिए ही ऑप्शन दिया हुआ है। बाई गिवन है हमें 3 क्रॉस के, ये 3 क्रॉस के लिखा, 3 क्रॉस के। अब ऐसे डब्लू, तो डब्लू का ऑर्डर है n क्रॉस 3, ये डब्लू का हो गया, और बाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस के। हम एक्सट्रीमिटीज को इक्वेट तब करते हैं जब मीन सेम होना चाहिए, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब मीन सेम होंगे। तो इसमें तो 3 3 सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है इन दोनों का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब हो सकता है, जब ये मीन सेम हो। इसका मतलब है 3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, k के इक्वल होगी। अब 3 k के इक्वल हो गया, मैं इधर लिख देता हूं, जो 3 है वो k के इक्वल हो गया। अब यहां से आएगा p क्रॉस k, जब इसको सॉल्व करेंगे तो p क्रॉस k आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो n क्रॉस k आ जाएगा। देखो ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, तो k तो k के इक्वल आ गया। जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये जो कॉलम वाला है वो कॉलम वाला तो सेम आ रहा है, तो रो वाला भी सेम होना चाहिए ऐड करने के लिए, मतलब p n के इक्वल होगा, p n के इक्वल होगा और k की वैल्यू 3 होगी। ये किस में आ रहा है, देखो ये फर्स्ट में ही आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर लिख लिया, मीन सेम होना चाहिए तभी प्रोडक्ट होगा, तो यहां से k की वैल्यू 3 आ गई, इसमें ऑलरेडी मीन सेम आ रहा है। ठीक है, इसके बाद p क्रॉस k मिला, यहां से n क्रॉस k मिल गया। अब जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो k के इक्वल आ रहा है, लास्ट के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब p n के इक्वल होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। इसमें देखो q n इज इक्वल टू p दिया है और ये एक्सप्रेशन दिया है मैट्रिक्स का, तो x का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस n, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। z का क्या है, 2 क्रॉस p है, तो 2 क्रॉस p है और इन्होंने बोला है कि n और p इक्वल है, तो n की जगह मैं p लिख सकता हूं, p की जगह n लिख सकता हूं। ठीक है, मैं n लिख देता हूं क्योंकि बाद में n आ रहा है। तो जब दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, 2 क्रॉस n को 2 क्रॉस n के साथ ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद भी 2 क्रॉस n ही मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि ऐड करने से मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब ये मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स हैं। मैट्रिक्स में दो टाइप हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये उसकी प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ट्रांसपोज में कुछ जगह ए पे पावर टी लगा देते हैं इस टाइप का, या फिर ए डैश लगा देते हैं, इसी को ए ट्रांसपोज बोलते हैं। अब ए ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो कॉलम में चले जाते हैं और कॉलम रो में चला जाता है। 2 5 7 9 लिखा मैंने। इसका ए ट्रांसपोज जैसे अगर हम करेंगे तो ये वाला जो कॉलम है वो रो में चला जाएगा, ये वाला कॉलम रो में चला जाएगा। कॉलम का रो में कन्वर्ट हो जाना, रो का कॉलम में कन्वर्ट हो जाना ही ट्रांसपोज है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वापस वही सेम मैट्रिक्स आ जाती है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने के बाद सारे एलिमेंट, सारी एंट्रीज तो वही आती हैं, लेकिन सब एलिमेंट के आगे माइनस का साइन आ जाता है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। अब किसी भी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही सेम मैट्रिक्स आ जाती है। अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो मैट्रिक्स पे इफेक्ट पड़ेगा, किसी भी मल्टीपल पे, कांस्टेंट मल्टीपल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। k का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वापस k आ जाएगा। ट्रांसपोज किसका लिया जाता है, मैट्रिक्स का लेते हैं। अगर a प्लस बी ट्रांसपोज है, इट मींस a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ए बी होल ट्रांसपोज है, इसमें रिवर्सल लॉ लग जाता है। रिवर्सल लॉ और भी जगह लगेगा, अभी एडजॉइंट आगे पढ़ोगे उसमें रिवर्सल लॉ लगेगा। इसके अलावा इनवर्स मैट्रिक्स निकालोगे, मैट्रिक्स का जब इनवर्स निकालते हैं तो उसमें भी रिवर्सल लॉ लगता है। तो ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बाद वाला पहले आ जाता है, पहले वाला बाद में आ जाता है, मतलब ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनकी वैल्यूज होती हैं। उसके अलावा अगर ये A12 है तो A21 की वैल्यू सेम होती है। अगर ये A31 है तो A13 की वैल्यू सेम होती है, बिकॉज AIJ AJI के इक्वल होता है। ऐसे ही
अगर A32 करूंगा मैं तो इसका ऑर्डर चेंज कर दो, A23 की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो ऑर्डर को चेंज करते हैं लेकिन वैल्यू सेम रहती है। 21 की जो वैल्यू होगी वो 12 की, A31 की 13 की और A32 की A23। इसका रीजन क्या है, A ट्रांसपोज A के इक्वल होता है, मतलब अगर हम ट्रांसपोज लें तो वापस हमें सेम एज इट इज मैट्रिक्स मिलेगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, प्रिंसिपल जो डायगोनल होते हैं उसके एलिमेंट 0 होते हैं। ये जो मैं हिंट दे रहा हूं यहां से पता भी चल जाता है, देख के ही एक्सप्रेशन से मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उससे पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर डायगोनल एलिमेंट 0 है तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और Aij माइनस Aj के इक्वल होता है। देखो अगर ये A21 मैट्रिक्स है तो ये A12 मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम आ रहा है, लेकिन दोनों का साइन ऑपोजिट हो गया। देखो अगर ये A13 है तो ये 31 है, ऑर्डर चेंज हुआ, ये प्लस का है तो ये माइनस का आ गया। ऐसा भी हो सकता है ये प्लस का हो तो ये माइनस का हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऑपोजिट साइन होंगे, ये माइनस का हो जाए। अगर ये A32 है और ये 23 है, ऑर्डर चेंज हुआ, देखो 32 का 23 हो गया, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाता है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। कुछ इसकी हम प्रॉपर्टीज बताते हैं अभी, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। ये प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के लिए, 12th क्लास के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। Every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे A मैंने लिखा तो A को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज और प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। इसको मैं कल प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे प्रूफ बहुत इजी है, चलो मैं अभी दिखा देता हूं, कल का छोड़ो। x इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज करेंगे कि ये सिमेट्रिक क्यों है, वैसे ही आप लोग स्क्यू सिमेट्रिक का कर लेना। x डैश लिया तो इस पे भी ट्रांसपोज लिया, कांस्टेंट पे ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है क्योंकि ट्रांसपोज बना है मैट्रिक्स के लिए। x ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ A ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज होगा, है ना। तो x ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ A ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज A वापस आ जाएगा, मतलब देखो x आ गया, x का ट्रांसपोज किया तो x मिल गया, सिमेट्रिक है। और ये माइनस वाला क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब every square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। Second है so that the element of main diagonal of skew symmetric matrix is 0। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था और उसमें प्रूफ भी किया था, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसकी वैल्यू 0 होती है। तो लेट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। लेट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली क्या, Aij। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, Aij माइनस Aj होता है फॉर ऑल I एंड J। फॉर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, I और J इक्वल होता है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या होता है, A11 A22 A33, इसका मतलब इसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं, रो और कॉलम का रिप्रेजेंटेशन सेम होता है। तो I किसके इक्वल होगा, J के इक्वल होगा, तो इधर भी I आएगा और दोनों जगह I ले लिया मैंने, JJ भी ले सकता हूं। इसको ट्रांसपोजिशन किया तो 2AI आ गया, मतलब 0। इसको मैं लिख सकता हूं AI इज इक्वल टू 0। तो AI की वैल्यू अगर 0 आ रही है, इसका मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे A11 कर सकता हूँ, A22 कर सकता हूँ, A33 कर सकता हूँ। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ। ओके, थैंक यू।